प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि आज हम लोग एग्जाम पॉइंट पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वो सभी पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए हैं या तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। यानी इस पॉइंट को आप आर स्क्वायर फार्मूला का पॉइंट मान सकते हैं। रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन से इन्हें रिलेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट्स जितने भी हैं आपको बहुत लाभ देने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में एग्ज़ाम पॉइंट दिए जाएंगे। इंग्लिश में आपके टोटल 200 एग्ज़ाम पॉइंट होने वाले हैं और हिंदी में टोटल आपके 100 एग्ज़ाम पॉइंट होने वाले। उसके पीछे कारण ये है कि हिंदी में प्रैक्टिस पेपर की संख्या आपकी ज़्यादा होगी, जैसे 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ऐसे। और इंग्लिश में जो है आपके 50-50 का ही एवरेज चलता रहेगा। तो आप इसके साथ अगर जुड़ते हैं हमारे साथ तो आपको 300 एग्ज़ाम पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी सिर्फ 199 रुपये में। यानी आपको 2 बार में करके 99 एक बार में और 99 एक बार में 198 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप जुड़ते हैं तो आप इसका आनंद आप हमारे साथ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। आप इसे यूट्यूब से देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 99 रुपये मिनिमम देनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। राइबोसोम, जिसे कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम ऐसा एक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम जो है, आपको बता दें कि राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें भी उपस्थित होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में भी राइबोसोम पाया जाता है। आपको यह भी अवगत करा दें कि जो राइबोसोम आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वह 70S प्रकार के होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रकार के होते हैं। राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन का पाया जाने वाला ऑर्गेनेल है, अतः ये दोनों में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है RNA के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। तो बात हो रही थी राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट को इसे सेडबर्ग इकाई के द्वारा पता किया जाता है। राइबोसोम की जो 2 यूनिट होती हैं उन यूनिटों में अगर हम 70S की बात करते हैं तो इसके लिए छोटी यूनिट जो होती है 30S होती है और बड़ी यूनिट जो होती है वो 50S होती है। जबकि अगर हम 80S की यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये इसकी छोटी यूनिट जो होती है 40S होती है और जो बड़ी यूनिट होती है वो कैसी होती है 60S होती है। यानी यहाँ पे इसको मैथ के फार्मूले के हिसाब से नहीं देखना है। इस सेडबर्ग यूनिट होती है जिसे आपने पढ़ चुके हैं और आपको पता भी होगा। आपको यह भी ज्ञात है कि राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम के 2 यूनिट जो होते हैं उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए किसी आयन की आवश्यकता होती है। जो यूनिट होते हैं आपस में, चाहे वो 30S हो, 50S हो या 40S हो, 60S हो, इन्हें आपस में जोड़ने रखने के लिए एक आयन की आवश्यकता होती है और उस आयन का नाम होता है मैग्नीशियम आयन। क्या नाम होता है? मैग्नीशियम आयन, जो इन्हें आपस में जोड़े रखता है। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? तो पॉलीराइबोसोम का निर्माण कब होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, यानी पॉलीपेप्टाइड का जब निर्माण किया जाएगा उस समय पॉलीराइबोसोम का निर्माण होता है। प्रयोगशाला में राइबोसोम के संश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे, हमने आपको बता दिया। लेकिन कह रहा है प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण किसने किया सर्वप्रथम? तो नोमुरा ने किया था। किसने किया था? नोमुरा ने किया था। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने किया था। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु मतलब प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि सभी जीवों को जो है 5 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए गए हैं, यानी 5 जगत में बांटा गया है। एक को कहते हैं जगत मोनेरा, दूसरे को कहते हैं जगत प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर आता है जगत
कवक, और चौथे नंबर पर आता है जगत, पादप जगत, और पाँचवें नंबर पे आता है आपका जंतु जगत। जो यहाँ पे जगत मोनेरा होता है उसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ये सभी आते हैं। और इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। साइटोस्केलेटन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। साइटोस्केलेटन की नलिकाओं का रूपांतरण के रूप में किस आयन के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन के रूप में किया जाता है। कैल्शियम गलत लिखा गया है, कैल्शियम आयन के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पाइंडल का निर्माण करता है, यानी स्पाइंडल फाइबर कौन बनाता है? तो सेंट्रोसोम बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। ये सभी एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी पॉइंट आपको एनसीईआरटी, यह सभी पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ठीक है। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं कब? लाइसोसोम के कारण। कब नष्ट होती हैं? लाइसोसोम के कारण पुरानी रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? एंजाइम क्रिया करने वाली जंतु कोशिकाओं में। किस में पाए जाते हैं? एंजाइम क्रिया करने वाली जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल होता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करती है? किसी भी चीज़ का पाचन करने के लिए सक्षम होती है। चूँकि लाइसोसोम कई बार अपनी कोशिका अंगकों के साथ साथ खुद का भी जो है पाचन कर देता है या अपनी कोशिका को मार डालता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की संज्ञा दी गई है? तो आप देख पा रहे हैं किसको दी गई है? लाइसोसोम को दी गई। किसको दी गई है? लाइसोसोम को दी गई। नीले हरे शैवाल, यानी जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जीवाणुओं तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, अपितु लेमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है जिससे इनका प्रकाश संश्लेषण होता है? तो उसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमली जैसा क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्वांटासोम कहाँ स्थित होते हैं? प्रत्येक थैलेकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं। कह रहा क्वांटासोम कहाँ स्थित होते हैं? तो आप कहेंगे प्रत्येक थैलेकॉइड की जो दीवार होती है उस पर बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होते हैं? तो आप कहेंगे क्वांटासोम में क्लोरोफिल। क्वांटासोम की भित्ति पर जो थैलेकॉइड होता है उसके भित्ति पे क्वांटासोम पाए जाते हैं। और क्वांटासोम में क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम आयन। कह रहा क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम आयन का निर्माण होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग जो होता है ये लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। देखिए जो अलग अलग कलर है, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। लेकिन इसके साथ साथ भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिगमेंट आते हैं जो पिगमेंट अपने एक एक कलर को धारण करते हैं और उन कलर की वजह से ही यहाँ पे एक नए कलर का निर्माण होता है। आपको बता दें कि आपके एनसीईआरटी में कोशिका के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दी गई है। उसके साथ आपको कुछ चीज़ें और सीखनी, जैसे कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका को किसने बनाया, तो वो एग्जाम पॉइंट में कवर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से कोशिका को पढ़ लीजिए अपने एनसीईआरटी से, उसके बाद हमारे एग्जाम पॉइंट को देख लीजिए। कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसे हम आपको एग्जाम पॉइंट के रूप में या और चीज़ों के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आप जान के चलिए, मान के चलिए। तो चलिए, टमाटर का रंग कैसा होता है? लाइकोपीन के कारण कैसा नामक कैरोटीनॉइड के कारण जो होता कैसा होता? लाल होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे कैप्सेथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय अपक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो आप कहेंगे क्रमशः ग्रेना में और स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पसन ने किया था। किसने किया था? सिम्पसन ने किया था। बैगनी रंग किस पेगमेंट होगा? ये गलत लिखा है। बैगनी रंग किस पेगमेंट के कारण आता है? एंथोसाइनिन के कारण बैगनी रंग का निर्माण होता है। प्रकाश श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है ग्लाइऑक्सिसोम का कार्य क्या है? वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन अर्थात ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया का संपन्न होना। उसके बाद कौन से डाइसेक्राइड जंतुओं से प्राप्त होती है? तो डाइसेक्राइड आप जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं, जो है एक होती माल्टोस शर्करा जो कि मिलेट्स यानी अनाजों में पाई जाती है, दूसरी होती है आपकी जो है लैक्टोज शर्करा जो कि दूध में पाई जाती है, और तीसरी शर्करा होती है जिसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुक्रोज शर्करा जो गन्ने के जूस में पाई जाती है। तो लैक्टोज आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद साइटोक्रोम के निर्माण में साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटीन एवं आयरन। कौन? प्रोटीन और आयरन। एल्यूरान कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? सभी अन्न के दानों में पाए जाते हैं। एल्यूरान कण या परत कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सभी अन्न के दानों में पाए जाते हैं। वसा, चर्बी तथा अन्य तेली पदार्थ किसके मिलन से किसमें विलय होते हैं? तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं क्या होते हैं? घुले होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो आप कहेंगे क्रमशः जो होते हैं 16% और 4% होते हैं, यानी प्रोटीन 16% होता है और नाइट्रोजन 4% होता है। हींग क्या है? हींग एक प्रकार की रेजिन है। पैक्टिन है, पैक्टिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। रेसरपिन नामक रक्तचाप औषध किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो राउल्फिया सर्पेंटाइना से। किससे प्राप्त किया जाता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त की जाती है। केंद्र में डीएनए का अंश कितना होता है? तो केंद्रक में डीएनए का अंश जो होता है 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी, और उसके बाद केंद्रक कोशिका का अध्ययन और आसान हो गया। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। डीएनए मॉडल के लिए किससे नोबल पुरस्कार मिला? तो आप कहेंगे वाटसन एवं विल्किंस को। किसको? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? डीएनए मॉडल के लिए। जेड डीएनए की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे नॉर्डिम तथा बैंग ने किया था। किसने किया था? नॉर्डिम तथा बैंग ने किया था जेड डीएनए की खोज। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो आप कहेंगे आनुवांशिक कोड की खोज करने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या मिला था? तो हरगोविंद खुराना को मिल गया था, जो है जल्दी बताइए, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में। डीएनए में गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो आप कहेंगे ट्रांसपोजान कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजान कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पालियोमा वायरस में पाया जाता है। पालियोमा वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, याद रखने वाली चीज़ है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए उच्च जीवों में पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सामान्य पादप टीएमबी में पाया जाता है। टीएमबी में क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपका रियो वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस में पाया जाता है। किस आरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है? तो आप कहेंगे टी आरएनए का। जब आप क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे टी आरएनए में जो है क्या पाया जाता है? एंटीकोडान पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण करने की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट होली नामक साइंटिस्ट ने किया था। यूरेसिल नामक पिरामिड नामक इन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे आरएनए में। यूरेसिल नामक पिरामिड जो है नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसने? टेमिन तथा बाल्टीमोर ने क्या किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक एंजाइम की खोज की थी। सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? तो कॉर्नबर्ग ने जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण परखनली में किया था। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए में जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था हरगोविंद खुराना ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे जंपिंग जीन की खोज किया था मैक्लिंटॉफ ने मक्का में। और समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था।
आसूत्री विभाजन किस में होता है? आसूत्री विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोश का चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो आप कहेंगे यस अवस्था में बनते हैं। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।